वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नज़रियाती सरहदों के हवाले से शायद बात होती रहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस दौर में नज़रियाती सरहदों पे हमारी सख्ती बहुत तेज़ी के साथ हमले हो रहे हैं, या शायद मैं महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल आपसे शेयर करता हूँ। कुछ ऐसे वाक़यात पे दर पे होते जा रहे हैं जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और मेरा ख़्याल है कि हमारा जो इस्लामिक मीडिया है, ये ख़ासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया और मुसलमान आलम का मीडिया, उसको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन वो उसके बाद टाइम नहीं है, या वो जहाँ से चलता है वो कर नहीं सकता। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए इस पर बात करने की। अभी पिछले दिनों एक इदारा है दूरबीन के नाम से, जो कि शहजाद राय की अहलियाँ हैं, सलमा आलम उनका इदारा है, NGO है उनकी, और उन्होंने कुछ अर्से पहले ही 2016 में 16 या 17 में शायद गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ एक पैक्ट किया था, जिसमें ये तय हुआ था कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम जो चलने वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उनको गोद लेंगे और वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग कराएंगी। और दूरबीन के इदारा जो है वो यकीनी तौर पर NGO को फ़ंड होता है, बाहर से फ़ंड होता है, और वो जाके वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें मैं पहले तारुफ कराना चाहता हूँ सलमा अहमद का। सलमा अहमद एक बहुत एजुकेटेड खातून है और एजुकेटेड पर्सन है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसके अलावा भी मुख्तलिफ बड़े इदारों से बाहर ममालिक में पढ़ के आई हैं वो, और वर्ल्ड बैंक से भी मुंसलिक रही हैं असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। उसके अलावा दीगर बड़े इदारों में भी मुख्तलिफ उस पर अहदों पर काम करती रही हैं। एक टैलेंटेड खातून है और वो यहाँ काम करने आई हैं और वो काम कर रही हैं। मुख्तलिफ एजुकेशन जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एजुकेशन इदारे हैं उनमें जाती हैं, और वहाँ दूरबीन जो है एक बड़ा काम कर रहा है। वहाँ जो हमारे जो साथीदार हैं उनकी तरबियत कर रहा है। मैं इस हद तक उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि कल जब मैं उनकी वीडियोज़ वगैरह देख रहा था तो मैंने महसूस किया कि हमारे साथीदार की जो तरबियत, मतलब उनका जो लेवल है, जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो बहरहाल अच्छा काम है। हमें ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि हमारे उस्ताद अगर अच्छे होंगे तो वो आगे जाके हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो तलबा हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनकी तरबियत कर सकेंगे, या उनको सही एजुकेशन उस मेयार की, जिस मेयार की दुनिया को दरकार है, उस मेयार की एजुकेशन देंगे तो वहाँ तक पहुँच सकेंगे। यहाँ तक बात सही है, लेकिन जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त वो क्या है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो पैक्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको इजाज़त दी, उसके बाद वो जो एजुकेशन सेक्टर में गई हैं, और फिर उस वक्त दूरबीन नाम के इदारे ने जो वह काम शुरू किया है, उसका एक झलक अगर आप देखिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एंड मेलेडी, तो मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने जब एज टीचर्स या एज एजुकेशनिस्ट बात करते हैं, तो हम जिस तरह से खड़े होते हैं अपने क्लासरूम में, वो उसको भी हमें देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी टीचर्स की एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम कैसे खड़े हैं, कि हम क्या ओपन हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमको सुने, या हम उन बच्चों को शुरू से ही एक वॉल बना करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये सारी चीज़ें समझें कि जैसे हमारे समाज में है कि अरे नहीं, डांस तो होना ही नहीं चाहिए, स्कूलों में भी नहीं होना चाहिए, कॉलेजेस में भी नहीं। अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता कैसे तब्दीली आ रही है कि मिनिस्ट्री ने मौसीकी की तो कर दिया, हो सकता है आगे जाकर के रक्स की भी इजाज़त हो जाए। झील सी आँखें, चेहरा कवर है, तू है रुबाई या तू गज़ल है। आपने भी देखा इसमें ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एहसानाबाद कराची का है ये इलाका। यहाँ पर ये है कॉलेज, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है उस्तादा को, और उसमें ट्रेनिंग देने वालों में ये पिछले दिनों 16 नवंबर को गालिबन ये एक वहाँ इवेंट रखा गया जिसमें मुख्तलिफ NGOs को बुलाया गया।
इसमें दूरबीन भी थी, उसमें शहजाद राय साहब भी मौजूद थे जिनकी ज़िंदगी के नाम से एनजीओ है, और भी शीमा करमानी भी थी। शीमा करमानी जो है वो रक़ासा हैं, कथक रक़ासा हैं हमारी, और ठीक है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं और वो जाके रक़ासा करती हैं। उसके उस पहलुओं पे बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है वो जिस जगह पे हैं आर्ट्स काउंसिल में करती हैं या किसी और स्टेज पे जाके करती हैं वो उनका मामला है। एक तालीमी इदारे में जब वो आती हैं और वहाँ आके वो खड़ी होकर ये बात कह रही हैं कि जिस्म का और दिमाग का ताल्लुक जो है वो रक़्स से है। आपका हाथ यूँ उठेगा तो आपका दिमाग काम करेगा, आप पैर मारेंगे तो दिमाग काम करेगा। वो बता रही हैं कि जब आप हमारी टीचर जो है वो स्टूडेंट के सामने पढ़ा रही होती है तो एक बीच में पर्दा का हाइल हो जाता है और एक गैप होता है, और वो जो गैप पर्दा होता है उसकी वजह से वो स्टूडेंट से समझ नहीं पाता वो पर्दा क्या होता है। अगर मैं जहाँ तक समझ सका हूँ वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर हमारी जो खातून टीचर हैं वो अगर लड़कों को पढ़ा रही हैं और वो अगर निकाब लगा के या वो उस तहज़ीब के दायरे में पढ़ा रही हैं तो वो पर्दा हायल हो जाता है, उनको पर्दे को हटाने की ज़रूरत है। या उनका कहने का मकसद है कि वहाँ अगर मर्द टीचर है और खातून को पढ़ा रहा है, लड़कियों को पढ़ा रहा है, तो वो उसको बहरहाल अपनी नज़रें ऊपर रखनी चाहिए और वैसे ही रखनी चाहिए। एक मकसद ये हो सकता है। एक मकसद ये हो सकता है कि वो कहना चाह रही है कि अपनी हुदूद को तोड़ दो और बिल्कुल आओ और रक़्स करो, रक़्स करके सिखाओ। ये ट्रेनिंग दी जा रही है एजुकेशन हमारे एलिमेंट्री कॉलेज में। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि वहाँ उसके बाद आपने देखा होगा कि शहजाद राय साहब ने भी गाना गाया और उसके बाद टीचर जो है वो गज़लें सुना रही हैं। मैं एंटरटेनमेंट के कतई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप जाएँ, बिल्कुल टीचर्स के लिए एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम होने चाहिए जो हमारी हुदूद के अंदर हैं वो होने चाहिए। आप उन टीचर्स के साथ बैठें, उन टीचर्स को तरबियत देना कि आपने स्टूडेंट्स को जाके तरबियत देनी है, ये है ख़तरनाक मामला। वो नज़रियाती जंग है ना वो यहाँ से शुरू हो जाती है कि अगर आप वो जो आप मुस्तक़बिल के मेहमान हैं जिनको आप तैयार कर रहे हैं, और वो टीचर जो गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज में अमूमन जो पढ़ने आती हैं, जो सीख रही हैं, उनके पास उनको आप वो ट्रेन कर रहे हैं कि आपके वो नज़रियात को लेके आगे जाएं। ये असल में नज़रियाती जंग है, पूरी एक थ्योरी है और हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पर क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है और वो उनको क्यों सिखाया जा रहा है कि आपने रक़्स करना है। फिर उसके बाद जो सिंध कल्चर जो है इदारा उसने म्यूज़िक टीचर और उसका भी ऐलान कर दिया है डांस टीचर का गवर्नमेंट स्कूलों में। ये एक साथ जो हो रहा है ना बिला वजह नहीं हो रहा, इसके पीछे पूरी एक तहरीक है जो तहरीक लेके चल रही है। फिर जो लोग फंड कर रहे हैं ना, जो वहाँ से फंड कर रहे हैं, जो बाहर से फंड कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से, दीगर एनजीओ से, बरतानिया, अमेरिका को क्या पड़ी है कि आपके एजुकेशन सेक्टर को बहुत आगे इतना पैसा लगाया आपके ऊपर। कोई तो वजह है ना कि आपके एजुकेशन सेक्टर के पीछे पड़ा हुआ है वो, ताकि आपकी नज़रियाती सरहदों को वो चोट पहुँचा सके। आपके यहाँ अगर मैं गवर्नमेंट सिंध से सवाल करता हूँ कि यही एनजीओ है, ये एनजीओ नहीं है, चलें दूसरी एनजीओ आती है और वो कहती है कि हम स्कूल गोद लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और हम उधर ट्रेनिंग देना चाहते हैं अपने उस्तादा को। और ट्रेनिंग ये होगी कि हमारा एक आलिम दीन आएगा, एक इस्लामिक स्कॉलर आएगा, वो उस्तादा के साथ बैठेगा, उसको इंग्लिश भी बहुत ज़बरदस्त होगी उसकी, वो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिनके हम नाम ले सकते हैं। वो आएगा, वो आके बैठेगा और वो टीचर्स को बताएगा कि तुम्हें जब बाहर जाना है, तुम्हें जब बच्चों को पढ़ाना है, तो बताना ये है कि बच्चियों को बताना है कि तुम्हारी हुदूद ये हैं, तुम्हें इस तरह रहना है, तुम्हारी ये पहनावा है, तुम्हारा ये चादर चार दीवारी है, ये तुम्हें बताना है। वो ये बताएंगे आके कि तुम्हें बच्चों को ताल्लुक़ जोड़ना है रब के साथ, तुम्हें बच्चों को ताल्लुक़ जोड़ना है अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, तुम्हें बच्चों को ताल्लुक़ जोड़ना है कि नमाज के साथ। तुम बच्चों के सामने एक ऐसी मिसाल बन के जाओगी या जाओगे कि तुम्हारा जो लिबास होगा, वो अपीयरेंस तुम्हारी, वो एक मुसलमान की अपीयरेंस होगी। और जब तुम उनके सामने नमाज का वक्त होगा तो नमाज़ पढ़ोगे, जब उनको नमाज़ पढ़ाओगे इज्तिमाई तौर पर, उनको नमाज की अहमियत बताओगे, अहादीस सिखाओगे, उसके साथ साथ तुम उनको यकीनी तौर पर दुनिया की जो टेक्निकल तालीम है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक की तालीम है, जो जदीद तालीम है, उसकी भी तरबियत दोगे, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये मुआहदा कर लेगी? क्या उसके अंदर इतना तप्पड़ है कि वो मुआहदा कर ले? क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर मुआहदा कर भी ले तो क्या वहाँ की एनजीओ, अमेरिका, बरतानिया, वर्ल्ड बैंक, ये क्या उनको फंडिंग करेंगे? उनको इतनी हमारे एजुकेशन सेक्टर से जब इतनी मोहब्बत है, हमारे एजुकेशन सेक्टर पे वो चाहते हैं कि वो हमारा पनप जाए, हमारा आगे बढ़ जाए, तो क्या वो उन इदारों को भी फंड देंगे जो हमारी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रही होंगी? कतई नहीं देंगे। वो जो लोग फ़ंड दे रहे हैं उनका एक मकसद है, वो उस मकसद के तहत आपको फ़ंड दे रहे हैं और उस फ़ंड के ज़रिए आपकी नज़रियात, आपकी तहज़ीब, आपकी सकाफ़त, इस सब पे हमलावर है। और ये बात हमें समझने के लिए शायद तैयार नहीं है, या हम समझना नहीं चाहते, हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये जिस तरह के इदारे हैं, दूरबीन है,
ज़िंदगी है। बज़ाहिर ये बहुत ज़बरदस्त इदारे हैं, मैं बहुत सारे मामलों में इनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं बहुत सारे मामलों में क्रिटिसाइज़ करता हूँ अपने दूसरी इस्लामिक तंजीमों को भी कि वो क्यों नहीं ऐसे इदारे बना पा रहे, और कहीं ना कहीं बन भी रहे हैं लेकिन इस सतह पर नहीं बन पा रहे। लेकिन बात यह है कि जो हमारा मुल्क है ना, जो हमारा मुल्क है, हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो हमारी सरहदों की, नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत करे। सिर्फ बाउंड्रीज़ की हिफाजत नहीं करे, सिर्फ जो ज़मीनी सरहद है उसकी हिफाजत नहीं करे, बल्कि नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करे। वो कर ही नहीं रही, उसका पास टाइम ही नहीं है, या वो सोच ही नहीं है, वो अप्रोच ही नहीं है उसके अंदर कि वो हो क्या रहा है। फिर मैं दूसरी बार ये बात सोच रहा था कि ये सब बिला वजह नहीं हो रहा, इसके पीछे पूरी एक तहरीक है, पूरा एक मकसद है। ऐसे बिलावजह इतनी बड़ी इशू उठता है और वो खड़ा होता है फिर बैठ जाता है, बिलावजह नहीं होता। आप देखें गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से पे दर पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ इशूज़ उठते जा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में उठते जा रहे हैं। और उस पर फिर मीडिया, आलमी मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया सब आके बैठ जाता है। फिर जो मुख्तलिफ NGOs हैं वो उसके हक़ में निकल पड़ती हैं, औरत मार्च वाली निकल पड़ती हैं और मोमबत्ती आंटियाँ जो हैं वो निकल पड़ती हैं, और उसके बाद फिर वो उसके हक़ में एक नारेबाजी शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, और जो उसके खिलाफ बात कर रहा हो वो उसको धक्का दिया जाता है। इसमें बहरहाल एक किरदार हमारे उलमा का भी है कि उनको जो मेंबर और महराब मिला हुआ है, जुमे का खुतबा मिला हुआ है, वो उन खुतबों का, उन मेंबर और महराब का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यही वजह है कि इन लोगों को मौका मिल जाता है। बहरहाल मैं दूसरी तरफ देख रहा था ट्रांसजेंडर एक्ट, आपने देखा होगा ना, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो पास हुआ और उसके ऊपर एक वो चल गई, तहरीक चल गई, जो कि पुराना है, 2018 से चल रहा है मामला, लेकिन अब ये उठ गया जब सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर बहस शुरू की है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। तो ट्रांसजेंडर क्या हमारा इशू था, लेकिन इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको उठाया गया, उस पर मुख्तलिफ टॉक शो शुरू हो गए, टीवी चैनल्स ने मुख्तलिफ ट्रांसजेंडर्स को बुला के उनके ना इंटरव्यू शुरू कर दिए, और उनके एक सैड साउंड चल रहा है कि वो बहुत मजलूम तबका है और सब कुछ चल रहा है। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से हमने अपने माशरे में एक तबाही मचा दी इस वक्त। उसके बाद हम ट्रांसजेंडर, अभी ये बहस चली रही थी, अभी इस पर बात चल रही है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। ट्रांसजेंडर पे एक फिल्म आ गई जॉयलैंड, और वो फिल्म उठती है, ऑस्कर अवार्ड ले लेती है, ऑस्कर अवार्ड लेती है, हमारे मुल्क में उस पर एक एहतजाज शुरू होता है, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है उस पर पाबंदी लगाने के लिए, लेकिन वो कब तक लगती है, बहरहाल इतना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अर्सा पाबंदी लगा सकेगी। तो क्या नाम, वो जो ये जो बिलावजह हो रहा है, मतलब ये सारे मामला बिलावजह हो रहे हैं, एक के बाद बिलावजह हो रहे हैं। मैं दूसरी तरफ सोच रहा था कि ईरान में अभी एक खातून का इंतकाल होता है, एक बच्ची का, एक लड़की का, और वो पुलिस ऑफिसर के जो शरई पुलिस ऑफिसर वहाँ की कहलाती है, उसके बाद इल्ज़ाम है इसका, उस पुलिस ऑफिसर को तो यकीनी तौर पर लटका देना चाहिए जिसने उस बच्ची के साथ ये सब कुछ किया है, और उसके साथ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, उसके बाद वहाँ से पूरी एक औरतों की एक खेप है, जो कि वहाँ भी सेकुलर और वो लिबरल टाइप की औरतें हैं, जो मेरी मर्जी वाले हैं, वो बाहर निकलती हैं, वो एक मुजाहरा शुरू कर देती हैं, बुर्का उतार देती हैं, बेपर्दा हो जाती हैं, निकाब हटा देती हैं, वो कहती हैं हमारा हक़ है, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। वो बाहर निकल के लड़ना शुरू हो जाती हैं। अब उस पर पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कितना मजलूम है बेचारी, कितनी ख़वातीन इनको कैद करके रखा हुआ है, इतनी मजलूम ख़वातीन है, इनको कैद करके रखा हुआ है। हम सब उस पर BBC और दीगर सब उस पर एक रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं, मीडिया उसको फंड करता है और वो आगे, मीडिया को फंड किया जाता है, वो आगे बढ़ती हैं चीज़ें। यही बिल्कुल अब दूसरे सिनेरियो में चले जाएं, आप चले जाएं ज़रा फ्रांस की तरफ। फ्रांस में जब पाबंदी लगती है एक औरत पे कि वो बुर्का नहीं पहनेगी या निकाब नहीं लगाएगी या अबाया नहीं पहनेगी, तब तो कोई मीडिया नहीं खड़ा होता, तब तो कोई NGO बाहर नहीं आती कि औरत राइट कहाँ चले गए, उसका राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारे। तब क्यों नहीं खड़े होते आप लोग? उधर आप क्यों नहीं कहते कि फ्रांस या जर्मनी इधर जो है वो जुल्म किया जा रहा है ख़वातीन के ऊपर, मुसलमानों के साथ? क्यों नहीं आप करते उस वक्त तो आप नहीं खड़े होते। जब आपको ईरान में निकाब हटाने पर, निकाब लगाने पे मसला होता है तो आप खड़े हो जाते हैं। मतलब इतना डबल स्टैंडर्ड है और कितना क्लियर डबल स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ लोग इसको सुनने को तैयार नहीं है। बहुत तरीके से, बहुत प्लानिंग से गुज़श्ता 10-15 साल के अंदर मुसलमानों की नज़रियाती जो सरहदें हैं उनको ठेस पहुँचाई जा रही है। हमें जो इस्लामी तंजीमें हैं उनको भी, जो इस्लामिक सोच रखने वाले लोग हैं उनको भी, जो स्कॉलर्स हैं उनको भी, और जो उलमाए दीन है ख़ास तौर पर जो मेंबर और महराब को देखते हैं उनको इस बात को समझना
वो उनको चाहिए कि वो भरपूर तरीके से मुकाबला करें, कर भी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरी क्या औकात है, जो इतने बड़े बड़े उलमा जो हैं इस मौजू पर बात भी करते हैं और वो इस पर अपनी जहाँ जहाँ उनकी इस्तिताअत है वो इस पर मुकाबला भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इससे बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। ये जिस तरह एलिमेंट्री कॉलेजेस गोद लिए जा रहे हैं, तो अगर इसका मुकाबला करना है तो करना ही चाहिए। मेरी तजवीज़ है कि जो इस्लामिक तंजीमें हैं या उलमाए दीन हैं वो आएँ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मिलें और वो कहें कि ठीक है, आपने इसके साथ ये मुआहदा किया है ना, अब हमारे साथ भी एक मुआहदा करें, हम भी आपको मुआहदा करके देते हैं, हम जाएंगे, हम इधर ही तरबियत करेंगे। ये टकराव होगा ना, तब ये चीज़ें रुकना शुरू होंगी। आप बाहर निकलेंगे तब कुछ चीज़ें रुकना शुरू होंगी, नहीं तो आपके एजुकेशन सेक्टर, आपका मीडिया, आपका फैमिली सिस्टम, सब चीज़ें तबाह की जा रही हैं और मुकम्मल टारगेट किया जा रहा है आप लोगों को। जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको भी टारगेट किया जाता है, उसको भी साइडलाइन कर दिया जाता है। मैं अपने चैनल के ज़रिए कोशिश करता हूँ कि ऐसे मौज़ूआत पे बात करूँ, क्योंकि बहुत सारी मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जिस जगहों पे मैं हूँ वहाँ शायद ये बातें ना कर सकूँ, तो मैं इस तरह बातें करता हूँ और आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाएँ, बाहर निकलें, अपने जो आपके पास मौजूद इस्तिताअत है, अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, आपका लिखने की सलाहियत है, आपका बोलने की सलाहियत है, आपके पास 4 लोगों के साथ बैठ के बात करने की सलाहियत है, आप अपने घरों में, बाहर महल्ले में, बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो अपने दोस्तों में, तालबात अपनी दोस्तियों, अपनी सहेलियों में बात करें और इन मौज़ूआत को ज़हर बहस लाएँ कि हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या था, मुसलमान बना क्यों था, पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, कलमा तैयबा क्यों था, क्या वजह थी कि हम दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलग हुए थे, क्या यही सब कुछ करने के लिए हम अलग हुए थे? अगर यही सब कुछ करना था तो हमें हिंदुस्तान से अलग होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आप लोगों की राय का इंतज़ार करूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी कोशिश को कबूल फरमाए और हमारी जो हमारा मुल्क है इसको इसकी इस्लामी नज़रियाती जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत भी करे और हमें उसमें अपना हिस्सा डालने की तौफीक भी दे। बहुत शुक्रिया।